अब इस कोड में इस लाइन के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया है। इस लाइन का एक एक पार्ट कैसे काम कर रहा है वो सब कुछ ही हमने समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस कोड के दूसरे लाइंस को समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं इस लाइन को। ये जो लाइन है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो इस हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम में सबसे पहले बात करते हैं आईओ स्ट्रीम के बारे में। ये आईओ स्ट्रीम क्या है? आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है। अब एक हेडर फाइल क्या होता है भाई? तो हेडर फाइल एक फाइल होता है। ये कैसा फाइल होता है? जिसमें काफी सारे डेफिनेशन स्टोर होते हैं। तो सी प्लस प्लस में मान लो कि ये एक फाइल बना दी है मैंने यहाँ पे, और इसका नाम मैंने रख दिया आईओ स्ट्रीम। ठीक है, अब ये एक हेडर फाइल है, इसका मतलब ये है इसमें काफी सारी चीजों के डेफिनेशन स्टोर होंगे। ये जो नाम है इसमें भी इसका मीनिंग छिपा हुआ है। अगर इसको देखा जाए यहाँ पे, इसमें आई जो होता है वो स्टैंड करता है इनपुट के लिए, ठीक है, और ओ जो स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है आउटपुट के लिए। तो ये जोड़ के क्या हो गया? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो जैसे इसका नाम है ना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, तो ये जो हेडर फाइल होती है ये उन चीजों का डेफिनेशन स्टोर करके रखती है जो चीजें इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अब इस चीज को यहां पे रोकते हैं और अपने कोड में जाते हैं। तो हमने कोड जो लिखा था वो ये लिखा था, हमने लिखा था std cout। ठीक है, और ये हमें पता है कि ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, और हमें पता है इस चीज को cout प्रिंट कर देगा। अब लेकिन यहाँ पे जो std cout है, ये मैंने बोल दिया तुमको कि ये प्रिंट कर देता है, लेकिन ये प्रिंट कैसे करता है ये चीज तो हमें पता नहीं है, ये कैसे प्रिंट करता है। तो जो ये चीज है, ये डेफिनेशन कि ये प्रिंट कैसे करेगा, वो कहां स्टोर होता है? इसी फाइल में, आईओ स्ट्रीम वाले फाइल में इस पूरे चीज का डेफिनेशन स्टोर होता है कि ये कैसे प्रिंट करेगा, ये std cout काम कैसे करेगा, इस चीज का डेफिनेशन आईओ स्ट्रीम वाले फाइल में सेव होता है। अब इसमें एक तो डेफिनेशन मैंने बता दिया कि std cout का डेफिनेशन सेव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फाइल में केवल इसी का डेफिनेशन स्टोर होगा। इस फाइल में और भी डेफिनेशन स्टोर होते हैं, जिनमें से एक डेफिनेशन स्टोर होता है std cout का। तो ये चीज तो अब समझ आ गई कि अगर हम आईओ स्ट्रीम वाली फाइल को यूज करेंगे तो std cout को पता चल जाएगा कि उसका डेफिनेशन कहां पे है, और इन अ डिफरेंट लैंग्वेज कंपाइलर को पता चल जाएगा कि std cout का डेफिनेशन कहां से उठाना है। लेकिन ये जो आईओ स्ट्रीम फाइल है ये तो एक फाइल है, और ये फाइल तो हमने बनाई है नहीं, तो ये फाइल हमारे पास आ कहां से रही है? तो इस चीज के लिए एक एग्जांपल इमेजिन करते हैं। मान लो तुम फोन खरीद के आते हो, तो उसमें कुछ ऐप्स तो प्रीलोडेड होते हैं, कुछ तुम खुद से डाउनलोड करते हो, और अगर तुम अच्छा कोड लिखने लगे तो हो सकता है तुम एक दिन खुद के ऐप्स बना लो। तो उसी तरह से जब तुम C++ यूज करते हो ना, तो कुछ हेडर फाइल C++ में पहले से आती हैं, और ये आईओ स्ट्रीम उन्हीं फाइल में से एक है जो पहले से आती हैं। इसका ये मतलब है कि C++ तुम्हें आईओ स्ट्रीम में std cout का डेफिनेशन लिख के पहले से देता है, ताकि तुम बस उसको यूज करो और चीजें डिस्प्ले करा दो। अब आईओ स्ट्रीम तो C++ पहले से देता है, लेकिन हम कुछ हेडर फाइल्स खुद भी बना सकते हैं, और कुछ हेडर फाइल अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी तक तो सब कुछ क्लियर है कि आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है जो C++ खुद से दे देता है, और इसमें std cout का डेफिनेशन स्टोर है, और इस डेफिनेशन को यूज करके std cout स्क्रीन पे चीजों को डिस्प्ले करा दे रहा है। लेकिन अभी एक चीज समझो, मान लो इस कोड को मैं कंपाइल कर रहा हूं और मैंने कोड में std cout लिख रखा है। अब कंपाइलर आता है, std cout को देखता है, और अगर उसको इसका डेफिनेशन नहीं मिलता है तो वो तो एरर दे देगा कि भाई तुमने std cout क्यों लिख रखा है, ये क्या चीज है, इसका डेफिनेशन तो मुझे बताओ। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो आईओ स्ट्रीम से मिल जाएगा, लेकिन इसका ये भी तो मतलब हुआ कि जब हम कंपाइल कर रहे हैं चीजों को, उससे पहले ही आईओ स्ट्रीम हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब अभी कोड कंपाइल होना स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले ही आईओ स्ट्रीम हमें चाहिए। अब ये चीज तो हमने समझ ली कि जो आईओ स्ट्रीम वाली फाइल है वो हमें कंपाइलेशन से पहले ही चाहिए, लेकिन भाई कंपाइलेशन से पहले उसको लाएगा कौन? तो कंपाइलेशन से पहले उसको हैश इंक्लूड लेके आएगा। अब हैश इंक्लूड क्या है? हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर। ठीक है, अब ये प्री प्रोसेसर होता क्या है? अब इसका नाम पढ़ो, प्री प्रोसेसर। इसका मतलब है
पहले ही चीजों को प्रोसेस करने वाला, और यहाँ पे वो सेम काम कर रहा है, कंपाइलेशन से पहले ही इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को हमारे पास लाके रख दे रहा है। तो इसका मतलब जो नाम है वो ये काम कर रहा है। अब देखो, प्री प्रोसेसर एक से ज्यादा होते हैं, जिनमें से एक प्री प्रोसेसर होता है हैश इंक्लूड। तो अब और कौन कौन से प्री प्रोसेसर्स होते हैं इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बस हैश इंक्लूड के बारे में समझते हैं, और प्री प्रोसेसर के बारे में इतना समझ लेते हैं कि प्री प्रोसेसर ऐसी चीज होती है जो कंपाइलेशन से पहले ही चीजों को प्रोसेस कर देती है। और हैश इंक्लूड एक ऐसा प्री प्रोसेसर है जिसका काम होता है हेडर फाइल को हमारे कोड में लाके रख देना, या फिर हेडर फाइल को हमारे कोड में अवेलेबल करा देना। और ये हैश लिख रखा है ना जो मैंने, ये इंडिकेशन है कि इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर है। इसका ये मतलब है कि सारे प्री प्रोसेसर्स हैश से ही स्टार्ट होते हैं। तो अब ये पूरी चीज हमें काफी अच्छे से क्लियर हो गई है कि stdcout तो हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, लेकिन वो प्रिंट कैसे करेगा वो डेफिनेशन IOStream वाले हेडर फाइल में होती है। लेकिन ये हेडर फाइल तो हमें कंपाइलेशन से पहले ही चाहिए, तो कंपाइलेशन से पहले ही चीजों को अवेलेबल कराने वाला काम हैश इंक्लूड कर देता है। अब एक चीज बच रही है ना यहाँ पे, वो क्या चीज है? ये दो ब्रैकेट्स क्यों लिखे हैं मैंने? ये दो ब्रैकेट्स बस कुछ नहीं है, ये दो ब्रैकेट्स एक तरीका है कि C++ में हम किसी भी हेडर फाइल को जब यूज करते हैं तो उस हेडर फाइल को इन दो ब्रैकेट्स के बीच में ही लिखते हैं। तो तुम चाहे IOStream यूज करो या कोई और हेडर फाइल यूज करो, तुमको इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में ही उसका नाम लिखना होगा। तो ये पूरी चीज अब हमें क्लियर हो चुकी है।